स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि केंद्र सरकार ने तीनों नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई यानी आज से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताते चले कि 23 फरवरी को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के बाद अब वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया में संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम निर्धारित तारीख से खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित किए गए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरीके से बदलने का काम किया गया है। आपको बताते चले कि तीनों कानूनों का खास मकसद विभिन्न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा तय कर देश में न्याय यानी आपराधिक न्याय सिस्टम को पूरी तरीके से बदलना है। आइए आपको समझाते हैं कि इन कानूनों को लागू होने के बाद किस तरह से आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या क्या बड़े बदलाव आएंगे। तो ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में यह तय होगा कि कौन सा कृत्य अपराध है और उसके क्या सजा होगी। आईपीसी कानून में 511 धाराएं थी, जबकि नए बीएनएस में 558 धाराएं होंगी। आपको बताते चले कि नए कानून में 21 नए अपराधों को भी सम्मिलित किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। नए कानून में सीआरपीसी की 177 धाराओं को बदला गया है और नई 9 धाराएं जोड़ी गई हैं। आपको बताते चले कि नए कानूनों को लाते हुए 14 धाराएं समाप्त भी की गई हैं। गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने आदि की प्रक्रिया सीआरपीसी में होती है। आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको बताते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराएं होंगी और जबकि अभी तक इसमें 167 धाराएं थी। मुकदमे के सबूतों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, यह सब अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराओं के तहत ही होगा। नए कानून लाने में 24 धाराओं में बदलाव किया गया है और 2 नई धाराएं भी साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई हैं। नए कानून में पुरानी 6 धाराओं को भी समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए सजा को और सख्त बनाया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि नए कानून में 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा के प्रावधान को भी शामिल किया गया है। 6 तरीके के अपराध में कम्युनिटी सर्विस के सजा का प्रावधान भी किया गया है। नए कानून में केस का निपटारा करने के लिए टाइमलाइन होगी और इसमें फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा। आगे बढ़ते हैं। राजद्रोह को अब अपराध नहीं माना जाएगा। जी आपको बता दें कि नए कानून के अंतर्गत धारा 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ा गया है और जिसमें कि आपको बताते चले कि इसके तहत भारत से अलग होने, प्रथा का वादी भावना रखने वाले और भारत की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाला अब अपराध नहीं माना जाएगा। यह देशद्रोह का अपराध नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग यानी जब 5 या इससे ज्यादा लोगों का एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है तो ग्रुप के हर सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नए कानूनों में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषियों को अब फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। आपको बताते चले कि गैंगरेप के मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है और इसके अलावा नाबालिग के साथ गैंगरेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नए कानून में आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां थी, अधिनियम जैसे खास कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। नए कानूनों के तहत जो भी शख्स देश को नुकसान पहुंचाने के लिए डायनामाइट या जहरीली गैस जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करेगा, उन्हें आतंकवादी माना जाएगा। वहीं आपको आखिरी पॉइंट में समझाते हैं कि पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों पर भी नकेल कसने का प्रावधान नए कानून में किया गया है। इस तरह से संगठित अपराधों से निपटने के लिए राज्यों के अपने कानून
थे और अब इसको लेकर नए प्रावधान बनाए गए हैं। तो ये तमाम कानून जो है, आज जो नए 3 बड़े कानून जो कि आपराधिक प्रणाली से जुड़े हुए हैं, उनमें बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि न्याय प्रणाली में आज बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं और कुछ अहम बदलावों को हमने इस समय आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनूप नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनूप जी, जिस तरीके से आज केंद्र सरकार की ओर से 3 बड़े कानूनों को लागू किया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? तो जिस तरीके से आपको बता दें कि आज नए 3 कानूनों को लागू किया गया है, जो कि न्याय प्रणाली में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा और जिसमें कि आपको बताते चले कि विपक्ष की ओर से पी चिदम्बरम की ओर से भी कटाक्ष कसा गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि केंद्र सरकार को घेरते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि यह कट कॉपी पेस्ट किया गया है, यानी उनका सीधा सीधा यही कहना था कि यह सभी जो कानून है वो पहले ही बनाए जा चुके थे, लेकिन उन्हें जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो अब इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यानी सिर्फ कट कॉपी पेस्ट जो है केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो नए कानून है वो आज से लागू हो जाएंगे और जिसमें 23 फरवरी को जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और जिसमें कि आपको बता दें कि आज से 1 जुलाई 2024 से ये नए कानून जो है लागू कर दिए गए हैं और अब जो भी कार्य किए जाएंगे, यानी कि जो भी कानूनी प्रणाली के को देखते हुए जो भी फैसले लिए जाएंगे, अब वो इन्हीं कानूनों के अंतर्गत लिए जाएंगे। तो आपको एक खबर हम सुना रहे हैं जो कि आज की जो है सबसे बड़ी खबर है। आपको बताते चले कि आज नए 3 बड़े कानूनों को लागू कर दिया गया है और जिसमें कई अहम जो हैं प्रावधान जो है वो किए गए हैं। आपको बताते चले कि अपराध को लेकर जो है इसमें अहम बदलाव किया गया है, जिसमें 3 नए जो आपराधिक कानून हैं वो 1 जुलाई 2024 यानी कि आज से लागू कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि देश में नए 3 कानूनों को लागू कर दिया गया है। तीनों नए कानून वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले हैं। इन कानूनों के नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। और ऐसे में यह जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि आखिर इन सब कानूनों के आने से क्या बड़ा बदलाव होगा, और यही हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि इन नए कानूनों के लागू होने से क्या नए बड़े बदलाव जो है वो होने को दिखेंगे। वहीं आपको बताते चले कि नए कानूनों में नाबालिगों के साथ दुष्कर्म वाले दोषियों के लिए अब सख्ती की गई है और जिसपे फांसी का प्रावधान जो है वो लागू किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश दतिया जिले के वनवास गांव में 2 पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में गोली चल गई। आपको बताते चले कि जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है और जबकि महिला की भतीजी इस घटना में बुरी तरीके से घायल हो गई। जिगना थाना पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या करने के प्रयास में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। आपको बताते चले कि जैसे ही जानकारी जो है पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत मामले की शिकायत दर्ज की और जिस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि वनवास गांव में रतिराम यादव की शराब पीने के चलते विवाद हो गया था और जिसमें रविंद्र यादव से उनकी कुछ कहासुनी हो गई थी, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। रविंद्र यादव ने रतिराम को
जूता मार दिया था और इसके बाद रति राम ने उसे गाली बकी और जिसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। आपको बताते चले कि बाद में रविंद्र यादव अपने घर चला गया था और उसने अपने बड़े भाई अरविंद यादव को घटना के बारे में जानकारी दी। आपको बताते चले कि अरविंद की जो पत्नी है वो सरपंच है और जिसको लेकर अब यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि आपसी विवाद के चलते जो है ये मारपीट में तब्दील हो गया और जिसमें कि इस कदर मारपीट जो है आपस में दोनों गुटों के द्वारा की गई कि अस्पताल पहुंच गए लोग। आपको बता दें कि इसमें जो गोली चली है और जिसमें महिला जो है बुरे तरीके से घायल हो गई और जिसके बाद उसको अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि जो दोनों पक्ष है उनमें दोनों में ही मारपीट हुई थी और जिसके बाद अब सरपंच के पति का नाम जो है सामने आ रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि मामूली विवाद में जिस तरीके से गोली चली है ये कहीं ना कहीं इस तरीके के कई सवालिया निशान जो है वो खड़े करते हैं कि प्रशासन का डर जो है वो अब किसी भी तरीके से लोगों में नहीं रहा है, क्योंकि मामूली विवाद के चलते ही फायरिंग कर देना, अब यह खबरें जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े करती हैं। परसों कल हमारे बड़े भाई में जूता मार दिया था रविंद्र ने, उसके बाद हमने गाली गौच बकी। आज वो सब इकट्ठे होकर और फिर सब हमारे दरवाजे पे हमें मार रहे थे। इतने में हमारी भाभी अंदर से आई, वो उसने गोली तो हम में घर रही थी लेकिन वो भाभी आई अंदर से अकबका के सामने आ गई, हमारे उसमें घली। अरविंद सरपंच। और कौन थे साथ में? साथ में भाई थे रविंद्र, कमलेश, महेंद्र और प्रदीप हते, प्रेम हतो, ठेकेदार गोविंद, मुकेश, ये सारे लोग पूरा परिवार था इनका, चाचन का, और वो उस हथियार लाए थे सब साथ। जो बहुत गोली मारी, इसके कारण उनकी जो बेटी थी उनको भी गोली लगी और उसके बाद ये लोग सभी निकल गए वहाँ से। मेरा आरोपी है इस घटना में और पुलिस ने गाड़ी भी लगा दिया है वहाँ पे उस गाँव में, ताकि उन लोगों को जो डर भय है वो ना रहे। और साथ में पूरी तरीके से पुलिस जल्दी से काम कर रही है और हम गुंजाइश की उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी अपराधियों को हम लोग गिरफ्तार। सर सूत्रों की माने तो आरोपी पकड़े हैं कुछ ऐसा भी? एक आरोपी के अंदर हम लोग अभी किया है, तो आज से ही भविष्य को अंदर को किया है और उम्मीद करते हैं कि और आरोपी भी जल्दी से जल्दी। बिहार के पटना में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई मन की बात के समाप्त होने के बाद वन एवं पर्यावरण के मंत्री प्रेम कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मन की बात में देखी गई। हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को जो पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया उसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। वहीं साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पर पर्यावरण को लेकर भी बातचीत की गई। वहीं आपको बताते चले उन्होंने आगे यह भी कहा कि आज पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने के कारण हमारा कृषि भी प्रभावित हो रही है। वहीं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर दिख रहे हैं उसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पिछली सरकार में ज्यादा थी, घटना अभी भी हो रही है, पर इस पर बिहार सरकार कार्रवाई करने का काम कर रही है। नीट मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने यह कहा कि इस पर सीबीआई की ओर से लगातार जांच जारी है, साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। मन की बात में तो कई विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ है और काफी प्रेरणा हम सबको देता जा करके है और लंबे समय से मैं सुनने का मौका मिला है। और दो जो महत्वपूर्ण बात देखा हमने है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को पूरे दुनिया में योग दिवस जो मनाया गया है उसकी चर्चा उन्होंने की जा करके है। योग का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा पर्यावरण के बारे में कहा है। आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रहा है, मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के कारण हमारा कृषि प्रभावित हो रहा है, आम लोग परेशान हो रहे जा करके हैं।
वर्षा कम हो रही है, समय पर नहीं हो रही, कृषि हमारा प्रभावित हो रहा है। आम लोग का मतलब जो हाल में गर्मी पड़ी है, ये वास्तव में मैं देख रहा हूँ, मुझे याद से मैं देख रहा हूँ, हीट वेव के कारण अनेकों जान चली गई जाकर के है। उससे निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम से लगाने का जो उनका अभियान है, उसमें पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से पूरे बिहार में हम 2 करोड़ पेड़ लगाने जा रहे हैं। मन की बात 111वां बार आज देश को संबोधित करने का काम किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे बिहार के तरफ से मैं हम उनका स्वागत करते हैं। और उन्होंने बताया कैसे ये राष्ट्र 1857 के पहले भी इस बिहार के सिंधु कान्हू जी ने किस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। देश के लोगों से आग्रह किया कि हम एक पेड़ माँ के नाम उनके श्रद्धांजलि में लगाएं या उनके सम्मान में लगाने का काम करें। इसलिए इस देश को संबोधन का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम लोग स्वागत भी करते हैं और आगे भी पिछले 110 बार जो उन्होंने इस देश को संदेश दिया, उससे भारत श्रेष्ठ हो रहा है, भारत समृद्ध हो रहा है, भारत बढ़ रहा है। आगे भी उनके मार्गदर्शन में ये देश आगे बढ़ता रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के थाना कवाड़सी में अज्ञात महिला के शव मिलने की घटना का 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बताते चले कि 28 तारीख का थाना कवाड़सी के ज्वालापुरी चौक के पुराना छर्रा बस अड्डे के पास कूड़े घर के पास एक 45 साल की अज्ञात महिला का शव मिला था। पुलिस टीम ने फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल से साक्ष्य जमा किया और जिसके संबंध में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। जांच में जुटी पुलिस की टीम गठित कर कार्रवाई को शुरू करते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया, जिसके आधार पर एक संदिग्ध रिक्शा और उसके चालक की शिनाख्त की गई। तो चालक की पहचान हजारी लाल के रूप में की गई और इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर मृतक का सिर, घटना में जो है इस्तेमाल चाकू और घटना के समय आरोपी के द्वारा पहनी हुई टी शर्ट के साथ साथ साइकिल रिक्शा को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि आरोपी का कहना है कि झूठा दुष्कर्म का केस लगवाने की धमकी देकर महिला उससे पैसा मांगती थी और कई बार रुपए वह दे चुका था और पिछले हफ्ते महिला 10,000 रुपए की मांग कर रही थी और जिससे परेशान होकर महिला को ठिकाने लगाने की युवक के द्वारा ठान ली गई और बृहस्पतिवार की रात में ही महिला का गला काटकर हत्या कर दी गई। महिला को काटा है। आपने काटा एक महिला को? अच्छा, क्यों काटा था? वजह क्या थी? वजह कैसे है, 3 साल से परेशान था मैं। हाँ, और पैसे इतने कहाँ से देता मैं? हाँ, इधर उधर से कर्ज करके भी दिए पैसे मैंने। तो इसलिए आपने काट डाला उसे? और कैसे काटा था? चाकू से। तो 2 पीस में किया था, कैसे किया था आपने? कैसे काटा था? गला काटा था। अच्छा, और धड़ कहाँ फेंका उसका? धड़ तो अलग। कहाँ? छर्राड्डे। और सर कहाँ फेंका? खाली प्लॉट में। खाली प्लॉट में। तो आप कहाँ रहते हैं आप? मैं अभी रहने वाला तो मंडरा स्टेशन के पास हूँ, बसई। अच्छा, बसई गाँव में। तो आपके क्या संबंध थे उस महिला से? संबंध तो पैसे की सारी पैदा में से उसे ही ले रहा था, बच्चों के पास कुछ नहीं पहुँच रहा था। अच्छा, हाँ, जितने इधर उधर से कर्ज करके भी पैसे दे रहा था मैं। अच्छा, तो आपके संबंध थे उस महिला से? हाँ, संबंध थे। कितने साल से? तो 3 साल से। 3 साल से। क्या नाम था उस महिला का? जमुना देवी। महिला को काटा है इसलिए। आपने काटा एक महिला? लगभग 1 दिवस पहले थाना कवाड़सी क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का सर कटा हुआ शव बरामद हुआ। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया एवं शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया। इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। अनेकों सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने के पश्चात इस टीम ने एक अपराधी को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया। इस अपराधी ने अपने गुनाह को कबूल किया है। इस पूरी घटना का उद्देश्य प्रेम संबंध और पैसों की गलत डिमांड किया जाना बताया जा रहा है। इस अपराधी के कब्जे से
आला कत्ल, महिला का कटा हुआ सर एवं खून से रंगी टी शर्ट बरामद हुई है। पूरी घटना के संबंध में थाना क्वारसी पे 545/24 अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं अपराधी को न्यायिक अभिरक्षा में। बिहार के बाद अब झारखंड में भी पुल गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि मामला गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर फतेहपुर भेलवा घाटी सड़क के डुमरी टोला व कारी पहरी गांव के बीच बना अरगा नदी का पुल मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया और गिर गया। आपको बताते चले कि शनिवार की शाम से जोरदार बारिश हो रही थी और इस कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। नदी की तेज धारा में निर्माणाधीन पुल का गड्ढा टूटकर गिर गया और इसके अलावा एक पाया भी जो है वो टेढ़ा हो गया था, जिसके बाद यह पुल जो है वो पूरे तरीके से ध्वस्ती धराशायी हो गया। आपको बता दें कि बिहार में हाल ही के कुछ दिनों में एक के बाद एक 5 पुलों के गिरने का मामला सामने आया था। बिहार के अररिया, सिवान, मोतिहारी, किशनगंज के बाद मधुबनी के पुल गिरने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि 18 जून को अररिया में बकरा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया था। इसके बाद 22 जून को सिवान में पुल गिरा, तो वहीं 23 जून को मोतिहारी जिले में एक पुल भरभराकर धराशायी हो गया। वहीं 26 जून को किशनगंज में 2011 में बना मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का पुल ध्वस्त हो गया। वहीं इसके बाद 28 जून को मधुबनी के भुतहा बलान नदी पर बना पुल पूरे तरीके से गिर गया और जिसके बाद अब झारखंड से भी पुलों के गिरने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।